नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे लहसुन के रासायनिक गुणों की, बताएंगे सपनों में एक दूसरे से कम्युनिकेशन पर किए गए नए शोध के बारे में और जानेंगे कैसे और कब हुई मोमबत्ती की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने में मसालों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है और मसालों में लहसुन का अपना एक अलग स्थान है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रसायनों का खजाना है जो शरीर को पौष्टिकता के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। तो आइए आज इस खास रिपोर्ट में जानते हैं लहसुन के रासायनिक भंडार के बारे में। लहसुन एक आम खाना पकाने की सामग्री है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके उदाहरणों में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना, सामान्य सर्दी से बचाव करना और बहुत कुछ शामिल है। मनुष्य इसे हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म रासायनिक विश्लेषण करने वाले उपकरणों की मदद से पड़ताल करने पर पता चला है कि लहसुन की कलियों में 2300 से अधिक रसायनों की आणविक फौज मौजूद होती है। लहसुन में पाए जाने वाले ये रसायन लहसुन के पौधे को हानिकारक बैक्टीरिया, कीड़े और चूहों आदि से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। लहसुन 3 पोषक तत्वों से मुख्य रूप से लबरेज है: मैग्नीज, सेलेनियम और विटामिन B6। लहसुन के कई अन्य घटक जैसे थायोसल्फिनेट्स, लैक्टिन, सैपोनिन और फ्लेवोनाइड्स मनुष्यों में सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि मनुष्यों ने लंबे समय से अपने आहार में लहसुन को शामिल किया है। 4000 साल पुरानी सुमेरियन मृदा तख्तियों में लहसुन के व्यंजनों का उल्लेख मिलता है। भारत की बात करें तो आयुर्वेद में लहसुन वाला गर्म दूध सांस संबंधी समस्याओं जैसे दमा, खांसी, सर्दी जुकाम में फायदेमंद माना जाता है। इसी तरह लहसुनी पानी का उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। यह पाचन क्रिया में सुधार करता है और इसके वातहारी गुण गैस बनने की समस्या को कम करते हैं। लहसुन एवं संबंधित प्रजातियों के अन्य मामलों की खासियत है इनकी तीखी महक। लहसुन की खास महक एलिसिन नामक रसायन से आती है, लेकिन साबुत लहसुन या उसकी साबुत कली में एलिसिन मौजूद नहीं होता है। एलिसिन तो लहसुन में तब बनता है जब उसमें मौजूद एलिनेज नामक एंजाइम गंधहीन एलीन से क्रिया करता है। जब हम लहसुन को काटते, कूटते, कुचलते या चबाते हैं तब ये दोनों संपर्क में आते हैं और इनकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एलिसिन बनता है। इन सब गुणों के साथ जानते हैं कि लहसुन किस मात्रा में भोजन का हिस्सा होना चाहिए। कुछ चिकित्सकों का कहना है कि हर दिन भोजन के साथ 4 ग्राम लहसुन सही मात्रा है। अधिक मात्रा दिल में जलन, गैस और पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकती है। भारत लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लहसुन की बढ़िया किस्में जैसे रियावन मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम से आती हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के गदग की लहसुन की स्थानीय किस्में अपने तेज और तीखे स्वाद और सुगंध के कारण खूब मशहूर हैं। आप चाहे जिस भी किस्म के लहसुन का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा लहसुन जायका बढ़ा सकता है और आपको सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। क्या सपने देखते हुए 2 लोग आपस में बात कर सकते हैं? सुनने में फिल्मी कहानी सा लगता है, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में अगर होने लगे तो कैसा हो? हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिक एक शोध करते हुए इस ख्याल को वास्तविकता के करीब ले आए। पूरी जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या सपनों की दुनिया में 2 लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग रही है, लेकिन अगर ऐसा असल जिंदगी में होने लगे तो थोड़ा अजीब जरूर है सुनने में,
लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे वास्तविकता के करीब ला दिया है। अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी रेम स्पेस के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में एक अनोखा अध्ययन किया है, जिससे पता लगा है कि इंसान अपने सपनों में किसी से बात कर सकता है और बिना किसी से मिले जुले उस तक अपनी बात पहुंचा सकता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का उपयोग किया, जिसमें सेंसर, सर्वर, डिवाइस और वाईफाई का इस्तेमाल हुआ है। शोधकर्ताओं ने दो लोगों के दिमाग की तरंगों को ट्रैक कर ये जानने की कोशिश की कि कब व्यक्ति ल्यूसिड ड्रीम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट नींद की अवस्था में प्रवेश कर आपस में बातचीत करते हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है और सपने भी स्पष्ट होते हैं। प्रयोग के दौरान पहले प्रतिभागी के ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश करने के बाद शोधकर्ताओं ने ईयरबड्स की मदद से उनके कानों में कुछ शब्द कहे, जिसे उस व्यक्ति ने अपने सपनों में दोहराया। इस पूरी प्रक्रिया को मशीन के सर्वर पर रिकॉर्ड किया गया। 8 मिनट बाद दूसरे प्रतिभागी के ल्यूसिड ड्रीम में प्रवेश करते ही मशीन का उपयोग कर रिकॉर्ड किए गए डेटा को दूसरे प्रतिभागी के सर्वर में भेजा गया। जागने के बाद दूसरे प्रतिभागी ने उन शब्दों को दोहराया जो पहले प्रतिभागी के कानों में बताया गया था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक तकनीकों की मदद से हम ये जान सकते हैं कि इंसान सपनों में भी बात कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार नींद की बातचीत पर किया गया ये शोध आने वाले समय में कौशल प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही आने वाले समय में ये तकनीक लोगों के सोचने के तरीकों को एक नया आकार देने में भी सक्षम हो सकती है। मानव विकास का इतिहास अपने अलग अलग आविष्कारों के लिए जाना जाता है, लेकिन मानव विकास में आज जहां तक पहुंचा है उसमें छोटे छोटे आविष्कारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी एक खोज है मोमबत्ती की, जिसने आग को अधिक समय तक बनाए रखने से लेकर त्योहारों को रोशन करने तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या है मोमबत्ती के इतिहास की कहानी, आइए जानते हैं आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में। कैंडल्स यानी मोमबत्तियां प्राचीन समय से ही मानव जीवन को रोशनी देती आई हैं। ये खुद तो जल जाती हैं, लेकिन अपनी लौ से पूरी जगह को रोशन कर देती हैं। त्योहारों में घरों की सजावट से लेकर आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में ये भरपूर साथ देती हैं। लेकिन कितने लोग जानते हैं मोमबत्ती की कहानी? तो चलिए आज हम मोमबत्ती के सफर पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिक समय में भले ही मोमबत्ती सांस्कृतिक समारोह और घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल होती हो, लेकिन इसका इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा है। लगभग 5000 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र के लोगों ने पहली बार जानवरों की चर्बी से मशालें बनाने की शुरुआत की, जो न केवल उनकी गुफाओं को रोशन करती थीं, बल्कि अंधेरे में यात्रा के दौरान सुविधाजनक भी थीं। लेकिन ये मशालें जल्द ही बुझ जाती थीं, जिस कारण मानव ने खोज की ऐसे साधन की जो लंबे समय तक रोशनी देने में सक्षम हो। शायद इसी से शुरुआत हुई होगी मोमबत्ती की। इतिहासकारों की माने तो रोमन मोमबत्ती बनाने वाले सबसे पहले लोग थे। पहले इसे बनाने के लिए उन्होंने टैलो यानी पशुओं के फैट का इस्तेमाल किया और बाद में उन्होंने कागज बनाने वाले पौधे साइप्रस को वसा में डुबोकर मोमबत्ती तैयार की। बाइबल में भी मोमबत्तियों का उल्लेख 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। वहीं चीनी लोग मोमबत्ती बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल करते थे। भारत में भी दालचीनी के पेड़ के फलों से मोम बनाया जाता था। कई अन्य सभ्यताएं ऐसी भी थीं जिन्होंने मोमबत्ती बनाने के लिए उन मछलियों का इस्तेमाल किया जिनमें इतना तेल होता है कि एक बार सूखने के बाद उसे जलाने पर वो मोम की तरह जलती हैं। मध्य युग के दौरान मोमबत्ती का इस्तेमाल न केवल रोशनी के लिए किया जाता था, बल्कि प्राचीन यूनानियों और रोमन सभ्यता के लोगों ने धार्मिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उस दौरान मोमबत्ती का उपयोग इतना बढ़ गया कि लोगों ने इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और मोमबत्ती बनाने की तकनीक और शिल्प कौशल में विकास होने लगा। जानवरों की चर्बी से बनी मोमबत्ती की महक इतनी तेज होती थी
कि इसे सहन करना मुश्किल था। इसे सुधारने के लिए लोगों ने कई अन्य तरीकों से मोमबत्ती बनानी शुरू की। 1830 में पहली बार सोया और मधुमक्खी के मोम को धातु के साथ मिलाकर सुगंधी मोमबत्तियां बनाई गईं, जो आज भी धार्मिक समारोह और उत्सवों के साथ घरों के सजावट के लिए काम आती हैं। इसके बाद पेट्रोलियम से प्राप्त पैराफिन वैक्स से मोमबत्ती बनानी शुरू हुई, जो आज भी प्रचलित हैं और एक मुख्य व्यवसाय भी हैं। प्राचीन सभ्यताओं की साधारण मशालों से लेकर आज की सुगंधित मोमबत्तियां जो हमारे घरों, मंदिरों और जीवन को रोशन कर रही हैं, इसके इतिहास की चमक को दर्शाती हैं। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। भारत ने ट्रैकोमा जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के खिलाफ जंग जीत ली है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर सम्मानित किया है। ट्रैकोमा आंख में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होती है। इस जीवाणु के कारण लोगों की आंख की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ट्रैकोमा विश्व स्तर पर अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। WHO के अनुसार 150 मिलियन लोग ट्रैकोमा से ग्रसित हैं और 6 मिलियन लोग इस बीमारी के कारण अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। लंबे समय से भारत इस गंभीर बीमारी पर जीत हासिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें अब उसने सफलता पा ली है। इस उपलब्धि के साथ भारत ट्रैकोमा मुक्त दक्षिण पूर्व एशिया देशों की सूची में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के एक दल ने मेडागास्कर के वर्षावनों में मेढकों की 7 नई प्रजातियों का पता लगाया है, जो पेड़ों पर रहने वाली बूफिस प्रजातियां हैं। ये दुर्लभ मेढक आम मेढकों की तरह टर नहीं, बल्कि अनोखी ऊंची आवाज में सीटी जैसी आवाज निकालते हैं, जो मशहूर साइंस फिक्शन स्टार ट्रेक के साउंड इफेक्ट की तरह लगती है। इसे देखते हुए शोधकर्ताओं ने इन 7 प्रजातियों को स्टार ट्रेक के साथ कैप्टन्स की तर्ज पर नाम दिए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये आपस में संवाद करने और मादा मेढकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की अजीब ध्वनि निकालते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर, ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।